हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स को हटाना। अभी कल तक हमने जो किया था वो हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट कर सकती है, या फिर जिन पर्सन्स ने मेमोरेंडम पे साइन किए हैं वो पर्सन्स भी कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर प्रमोटर्स ने कंपनी की स्टार्टिंग के टाइम पे जिन व्यक्तियों का नाम आर्टिकल्स में लिखा था वो व्यक्ति भी कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। कुछ डायरेक्टर्स हमारे परमानेंट नेचर के थे और कुछ डायरेक्टर्स टेम्परेरी थे। परमानेंट डायरेक्टर्स जो कि 1/3 थे, दैट वाज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि 1/3 हो सकते थे, यानी कि मैक्सिमम 1/3 मेंबर ही आपके परमानेंट हो सकते हैं। 2/3 मेंबर्स जो कि मिनिमम है, यानी कि किसी कंपनी के पूरे 100% डायरेक्टर्स को भी आप हटा के हर साल नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, या फिर मिनिमम 2/3 तो आप करोगे ही करोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिमूवल कैसे करना है। कंपनीज एक्ट 2013 इसके लिए हमें क्या क्या प्रोविजंस देता है। सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। सबसे पहला पॉइंट, यानी कि डायरेक्टर खुद अपना ऑफिस खाली कर दे। इसकी कंडीशंस क्या होंगी, हमने पहले डिसक्वालिफिकेशन पढ़ा हुआ है डायरेक्टर्स का। बच्चे रिमेंबर, हमने क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस पढ़ा था। अगर कोई डायरेक्टर इंसॉल्वेंट है, कोई दिवालिया हो गया है, कोई कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसने क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं लिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आता है कि किसी डायरेक्टर का ऑफिस कब खाली माना जाएगा। पहला, अगर वो जो 164 सेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई थी, अगर उनमें से वो किसी भी कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सेकंड, अगर कॉन्टिन्यूस 12 मंथ्स तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता तो ऐसे डायरेक्टर का पद भी खाली माना जाएगा। तीसरा, एक और सेक्शन होता है बेटा 184, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई डायरेक्टर कंपनी के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में जिसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, अगर उन प्रोविजंस को फॉलो करने में वो कोई भी इलॉजिकल थिंग्स करता है, उनका उल्लंघन करता है नियमों का, तो भी उसका पद खाली माना जाएगा। अगर किसी अनुबंध से संबंधित उसका कोई इंटरेस्ट है, जैसे कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसमें वो डायरेक्टर किसी भी तरह से अगर इंटरेस्टेड है तो उसे उसका वो इंटरेस्ट, उसका कितना हित है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कंपनी को वो बताना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बताता तो भी हम डायरेक्टर की पोस्ट को खाली मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोर्ट या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल किसी डायरेक्टर को डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर कर देती है तो भी हमें ऐसे डायरेक्टर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी भी पर्सन ने जो डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट है उसने कोई भी अपराध किया है, कोई अनैतिक कार्य किया है, उसको 6 मंथ्स तक की जेल हुई है, तो भी ऐसे पर्सन को हम अब डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है गर्ल्स? यस। अब हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी जैसे कोई डायरेक्टर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता, वो धारा 184 के नियमों का पालन नहीं करता, तो इन सब केसेस में ऐसा होने पर भी कोई डायरेक्टर फिर भी काम किए जा रहा है, उसको पता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, फिर भी वो कंपनी के लिए कॉन्टिन्यूसली काम किए जा रहा है, तो ये पनिशेबल है, उसको इसके लिए सज़ा मिलेगी। या तो हम उसको 1 ईयर तक की जेल में डाल देंगे, या फिर उसके ऊपर हम फाइन भी लगाएंगे जो कि 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख तक का हो सकता है, या फिर दोनों। ये सारे प्रोविज़न्स हमेशा पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होते हैं। प्राइवेट कंपनी चाहे तो ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं 5-6 पॉइंट्स, इनके सिवा अपने किसी भी रीज़न को डिक्लेयर करके किसी भी डायरेक्टर को किसी भी समय हटा सकती है। क्लियर है गर्ल्स यहाँ तक? अब बात आती है कि या तो प्रमोटर्स हटाते हैं डायरेक्टर्स को, कि आपकी यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन आपकी डिक्लेयर होती है तो अब आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। अगर प्रमोटर्स नहीं हटा पा रहे हैं तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। जिन डायरेक्टर का पद हमने खाली किया है, या तो उन हटाए गए डायरेक्टर की जगह
प्रमोटर या कंपनी के प्रवर्तक नए संचालक नियुक्त करेंगे, या फिर अगर प्रमोटर नहीं कर पाए तो केंद्रीय सरकार उस कंपनी के लिए रिक्त पदों पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देगी। और हमने पढ़ा हुआ है हमेशा कंपनी की जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। एक डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से ही अपॉइंट किया जा सकता है। एक ही प्रस्ताव से एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, और ऐसा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब कंपनी ने अपनी मीटिंग में पहले इसके लिए सहमति दे दी हो या फिर अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया हो। गर्ल्स क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब बात आती है डायरेक्टर्स को हटाना कैसे है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, बच्चे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मैंने पहले ही कहा था आपसे ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। अब आता है डायरेक्टर्स को कैसे हटाया जाएगा। पहला, या तो कंपनी अपनी तरफ से हटाएगी या फिर ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण हटाएगा। पहला ऑप्शन करते हैं कि कंपनी कैसे किसी डायरेक्टर को हटा सकती है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बहुत सारे सेक्शंस किए थे। जैसे हमने कहा था 149 जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर बताता है, 150, 151, 152। हमने कहा था 1 पर्सन कंपनी में भी एक डायरेक्टर होता है, याद है हमने ये सब किया था, मिनिमम मैक्सिमम किया था। उसके बाद हमने कहा था कि स्मॉल शेयर होल्डर जिनके पास सिर्फ 20,000 रुपये तक की चुकता पूंजी है, पेड अप शेयर कैपिटल, ऐसे व्यक्ति भी अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते थे। उसके बाद हमने क्वालिफिकेशंस के लिए सेक्शन पढ़ा था 164, 165। अब बात आती है अगला सेक्शन क्या कहता है कि कोई कंपनी किसी भी डायरेक्टर को नोटिस दे के और साधारण प्रस्ताव पास करके किसी भी डायरेक्टर को हटा सकती है। आई रिपीट, कंपनी एक विशेष नोटिस दे के, यानी इन्फॉर्म तो करेगी उस बंदे को कि आपको हटाया जा रहा है, उस पर्सन को जो कि डायरेक्टर है उसको एक विशेष नोटिस दिया जाएगा और एक साधारण प्रस्ताव पास करके उस व्यक्ति को हटाने के लिए इन्फॉर्म कर देंगे। किसी व्यक्ति को उसका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, और टाइम पीरियड पूरा होने से पहले हटाने का मतलब उसको इन्फॉर्म पहले करना ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी और डायरेक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कंपनी उसको हटाना चाहती है तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। साधारण प्रस्ताव अगर आपने पास किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रेकेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में जब वो कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो अगर आपने जो प्रस्ताव पास किया वो प्रस्ताव भी आपका मान्य नहीं होगा। उसके बाद कंडीशंस क्या आती हैं, आप कब किसी डायरेक्टर को नहीं हटा सकते हो। पहला केस, जब किसी डायरेक्टर को केंद्रीय सरकार ने अपॉइंट किया हो। दूसरा, जब कोई पर्सन प्राइवेट कंपनी का ना हो, यानी कि जब किसी व्यक्ति ने किसी प्राइवेट कंपनी में होल टाइम की डायरेक्टरशिप ली हुई है, पूरे लाइफ टाइम के लिए है, तो भी कंपनी उसे हटा सकती है। तीसरा, आप 2/3 डायरेक्टर्स को ही हटा सकते हो, जो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है। 1/3 हमारे परमानेंट होते हैं, 2/3 जो हमारे रोटेशन वाइज रिटायर होते हैं, आप इन्हीं पर्सन को नोटिस देके हटा सकते हो। अब बात आती है कि किसी डायरेक्टर को जब आप हटा रहे हो तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले डायरेक्टर को हटाने के लिए आप कोई प्रस्ताव पास करेंगे और साथ में आपको एक विशेष नोटिस देना है कि आप कंपनी की इस जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को हटाने वाले हो, उसका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले। साथ में आपने जिस डायरेक्टर को हटाया है जिस मीटिंग में, उसी मीटिंग में उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। और जब भी आप किसी डायरेक्टर को हटाना चाहते हो, उसकी जगह दूसरे को लगाना चाहते हो, तो आपको 14 डेज़ पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, यानी सबसे पहले उस डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि हम आपको हटाना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, जब आप डायरेक्टर को हटाने का नोटिस दोगे तो डायरेक्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्रस्ताव से रिलेटेड, उस नोटिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब उसको मिल जाएगी तो उसकी एक कॉपी वो कंपनी, हर कंपनी को दे जहाँ पे वो डायरेक्टर बना हुआ है। और प्रस्ताव में जब उसको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है तो उसी नोटिस में, नोटिस के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टर कंपनी की मीटिंग में उसको बोलने का भी अधिकार है, क्योंकि उसको कंपनी से रिटर्न में नोटिस मिला है। तीसरा, जब डायरेक्टर को हटाया जाएगा तो वो डायरेक्टर लिख के कंपनी को अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, यानी कि लिख के बताएगा
अगर उसकी लिखी हुई बातें, अगर किसी डायरेक्टर को जब हटाया जा रहा है तो उसकी लिखी हुई कंसेंट अगर मेंबर्स तक नहीं पहुंच पाती तो ऐसे डायरेक्टर को बाद में भी अधिकार है कि वो किसी भी मीटिंग के टाइम पे अपने अधिकारों से संबंधित अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सकता है। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप सिंपली याद कर सकते हो। पहला, जब भी किसी डायरेक्टर को हटाना है तो कंपनी उसे लिख के इन्फॉर्मेशन देगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन 14 डेज पहले उसे दी जाएगी। कंपनी की साधारण सभा में यानी कि जनरल मीटिंग में उस डायरेक्टर को हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा। साथ ही साथ उस हटाए गए डायरेक्टर की जगह दूसरे व्यक्ति को भी उसी मीटिंग में अपॉइंट कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, जिस डायरेक्टर को हटाया जा रहा है उसी मीटिंग में उस डायरेक्टर को खुद को हटाने से संबंधित अपना प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी मैम। ओके बच्चे, उसके बाद है फिलिंग अप द वैकेंसी। अब जो पोस्ट खाली हुई है वो हमने भरनी है, यानी कि जिस डायरेक्टर को हटाया है। अब बात आती है, हाँ जी, तो जिस डायरेक्टर को हमने हटाया है उस डायरेक्टर को उसी मीटिंग में किसी दूसरे डायरेक्टर को हम अपॉइंट भी कर सकते हैं। अगर वैकेंसी इज कोज्ड नॉट फिल्ड, यानी कि जिस मीटिंग में आपने डायरेक्टर को हटाया है उसी मीटिंग में आप उसकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करोगे? जिस डायरेक्टर को हटाया आप उसी को दोबारा नहीं लगाओगे, क्योंकि उसको तो डिस्क्वालीफाई किया था। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर उसी मीटिंग में हम रिक्त वैकेंसी को नहीं भर पाते हैं तो हम मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं और उस मीटिंग में हम नए डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद अगर किसी डायरेक्टर को आप किसी मीटिंग में अपॉइंट कर रहे हो, जिसको अभी अभी हटाया है उसकी जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर रहे हो, तो वो नया डायरेक्टर सिर्फ तब तक ही डायरेक्टर रहेगा जब तक कि पहले वाले का टाइम पीरियड था। जैसे मान लो ए नाम का कोई डायरेक्टर था, वो कंपनी में 3 साल के लिए उसने काम करना था, लेकिन 2 साल के बाद हम उसको कहते हैं कि आपने ये वाले प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया तो हम आपको हटा रहे हैं। अब उसको हटा दिया, लेकिन उसका 1 ईयर का टाइम पीरियड बचा हुआ था। उसकी जगह पे हम जिस डायरेक्टर को अब अपॉइंट करेंगे वो डायरेक्टर सिर्फ 1 ईयर के लिए काम करेगा, जितना पहले वाले का टाइम पीरियड बचा हुआ था। क्लियर? यस मैम। अब बात आती है कि जिस डायरेक्टर को हमने हटाया है, हटाने की वजह से अगर उसे कोई नुकसान होता है, कोई डैमेजेस होते हैं, तो वो कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल कर सकता है कि उसको टाइम पीरियड से पहले हटा दिया गया। अब बात आती है सेक्शन 169, यानी कि किसी डायरेक्टर को जब हम हटा रहे हैं, अब कह रहा है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे जो डायरेक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, बैंक्स ने, यूटीआई ने, इन सब ने अपॉइंट किए थे, तो इनको हम इस तरह से नहीं हटा सकते हैं कि कंपनी ने नोटिस दिया और इनको हटा दिया। और ये वाले जितने भी प्रोविज़न है ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी सब पे एक जैसे फॉलो होंगे। जैसे अगर कोई भी मेंबर कंपनीज एक्ट में दिए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो उस डायरेक्टर को कंपनी किसी भी समय नोटिस देके हटा सकती है। बच्चे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? रिमूवल बाय द कंपनी। सेकंड इज रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी, अगर उसे लगे कि कोई डायरेक्टर गलत मैनेजमेंट कर रहा है, कोई डायरेक्टर करप्ट हो गया है, वो भ्रष्ट हो गया है, तो किसी भी डायरेक्टर को एनसीएलटी कहेगी कि आप हट जाओ, रूल्स को हम चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो उस व्यक्ति के बीच में और कंपनी के बीच में, यानी डायरेक्टर और कंपनी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम या तो मॉडिफाई कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हुए हम उस डायरेक्टर को भी हटा देंगे। अब जिस व्यक्ति को इस तरह से एनसीएलटी ने हटाया है वो व्यक्ति मिनिमम 5 ईयर्स के लिए दोबारा से डायरेक्टर नहीं बन सकता। आई रिपीट, एनसीएलटी के ऑर्डर्स पे जिस डायरेक्टर को हटाया गया है वो व्यक्ति 5 ईयर्स तक दोबारा से कंपनी का डायरेक्टर फिर से नहीं बन सकता। 5 ईयर्स के बाद वो दोबारा डायरेक्टर बन सकता है कंडीशनली, यानी शर्त यहाँ पे ये लगती है कि अगर 5 साल से पहले कंपनी को रिक्वायरमेंट है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके ये 5 साल का टाइम कम किया जा सकता है और उस डायरेक्टर की वजह से आप उसके लिए अनुमति लेके हम उसको दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। और जिस व्यक्ति को केंद्रीय सरकार एकदम से हटाती है उससे हम कोई क्लेम भी नहीं मांग सकते। बच्चे, हमने 2 तरह से डायरेक्टर्स को हटाया, क्लियर है आपको? यस मैम। ओके। यस मैम। आगे हमारे पास आता है कोई डायरेक्टर खुद ही रिज़ाइन कर देता है, यानी कि वो खुद ही लिख के मना कर देता है, तो वो भी डायरेक्टर को हटाना माना जाएगा। अब आता है हमारे पास कि कंपनी के आर्टिकल्स में अगर दिया हुआ है कि कोई डायरेक्टर खुद भी रिज़ाइन कर सकता है तो हम उसकी रेजिग्नेशन को, यानी कि उसके त्यागपत्र को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो वो रिज़ाइन कर सकता है। अगर आर्टिकल साइलेंट है, हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ कंपनी को और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको किसी भी समय सिर्फ एक नोटिस दे के कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, दैट्स इट, वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। ऐसा तब है जब आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ, और अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो किसी डायरेक्टर को प्रॉपर फॉर्मेट जो त्यागपत्र का या रेजिग्नेशन का बना हुआ है वो फिल करके ही वो अपने पद को त्याग कर सकता है। उसके बाद कंपनी को इस नोटिस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सेंड करना है, और कंपनी की जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में ऐसे डायरेक्टर के रेजिग्नेशन से संबंधित फैक्ट्स को भी प्रेजेंट करना होगा। आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ। पहला पॉइंट, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो डायरेक्टर्स त्यागपत्र लिख के रिज़ाइन कर सकता है, लिखित सहमति से रिज़ाइन करेगा। दूसरा, अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ तो कोई भी डायरेक्टर किसी भी समय सिर्फ सिंपल नोटिस देके अपने पद से त्याग दे सकता है, और कंपनी को जैसे ही किसी डायरेक्टर का वो नोटिस मिल जाता है कि वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अपनी जनरल मीटिंग, नेक्स्ट जनरल मीटिंग होने से पहले रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे और उस मीटिंग में डायरेक्टर के नोटिस से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर दे। उसके बाद ये आपके पास जितनी डिटेल्स हैं इसके लिए टाइम है आपके पास 30 डेज़ का। इसके लिए आपको रेजिग्नेशन के सारी डिटेल्स भी आपको सेंड करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, आपका रेजिग्नेशन किस दिन एक्सेप्ट होगा? जिस दिन कंपनी ने उस डायरेक्टर का नोटिस या तो रिसीव किया या फिर जिस दिन डायरेक्टर ने लिखा है कि इस दिन से मैंने कंटिन्यू नहीं करना। जैसे मान लो आज कोई डायरेक्टर नोटिस दे रहा है कि मुझे और कंटिन्यू नहीं करना, तो कंपनी को वो नोटिस आज ही मिल गया, तो यहाँ तो हम मानेंगे कि डायरेक्टर ने आज से ही काम करना बंद कर दिया। सेकंड पॉइंट, अगर डायरेक्टर ने कहा है कि आज मैं नोटिस दे रहा हूँ कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो मैं आपका ये वाला फाइनेंशियल ईयर पूरा कर रहा हूँ या फिर सितंबर तक कंप्लीट कर रहा हूँ, सितंबर ऑनवर्ड्स मुझे आपकी डायरेक्टरशिप नहीं चाहिए, तो फर्स्ट केस नोटिस जिस दिन दिया, आज दिया, तो वो जून की डेट या फिर आपने सितंबर, दोनों में से जो भी बाद में है, तो वो सितंबर तक काम कर रहा है, इट मीन्स सितंबर तक वो आपका डायरेक्टर माना जाएगा, उसके बाद वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। इस पॉइंट के ऊपर टिक लगाइए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर किसी कंपनी के सारे ही डायरेक्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं, सारी वैकेंसीज खाली हो जाती हैं, तो या तो प्रमोटर अपॉइंट कर देंगे नए डायरेक्टर, अगर प्रमोटर नहीं है तो केंद्रीय सरकार जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी को चाहिए जनरल मीटिंग में उनको अपॉइंट कर देंगे। और जितने भी डायरेक्टर्स या तो प्रमोटर अपॉइंट कर रहे हैं या केंद्रीय सरकार अपॉइंट कर रही है, कंपनी की नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ही वो वैलिड है। जैसे ही कंपनी की जनरल मीटिंग हो जाती है, उन डायरेक्टर्स को हटा के फिर से नए डायरेक्टर्स लगा लिए जाएंगे, क्योंकि प्रमोटर्स या केंद्रीय सरकार अगर मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उनकी वैलिडिटी सिर्फ तब तक ही है जब तक कि कंपनी की जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। उसके बाद कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर सिर्फ रिज़ाइन देने से सिर्फ नोटिस दे के रिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
सिर्फ लिख कर देने से आप मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर ये व्यक्ति अपने पद से त्याग देना चाहते हैं तो एक औपचारिक तरीके से इनके त्यागपत्र को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि ये वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को करते हैं। इनको हम कंपनी का मेन ऑफिशियल मेंबर्स भी कहते हैं। जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, आपने सीईओ वर्ड सुना होगा, सुना है बच्चे सीईओ? तो आप लोग ज़्यादातर जैसे मूवीज़ या सीरियल्स जो भी देखते हो, आप ये कहते हो ये पर्सन इस कंपनी का सीईओ है या ये फीमेल इस कंपनी की सीईओ है। तो जो हम नाम रखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ही होता है वो। आप सीईओ के बेस पे क्या कहते हो कि कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। अगर वो एकदम से लिख के दे देता है तो क्या आप उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करोगे? नहीं कर सकते हो। सेम केस होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी की हर सिंगल एक्टिविटी के लिए 24 आवर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके रेजिग्नेशन को भी आप सिर्फ एक सिंपल नोटिस से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी डायरेक्टर का त्यागपत्र एक्सेप्ट कर लिया है तो ऐसे डायरेक्टर को बाद में आप किसी भी लॉस के लिए, किसी भी डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हो। दैट्स इट। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस टू अदर्स बाय डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर जब अपना स्थान किसी और को दे देते हैं। ये पॉइंट बच्चे थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, और नहीं भी याद हो तो सिर्फ इसको ना छोटा सा 1-2 लाइन में ज़रूर समझ लेना। ये आता भी नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। इट मीन्स अब तक आपने पढ़ा है जब आप किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो तो आप उसको सैलरी देते हो, एग्री? ठीक है। सैलरी के सिवा आप उसको अगर कुछ और दे रहे हो, अगर आप सैलरी के सिवा उसे कुछ और दे रहे हो, जैसे आप उसे आने जाने का खर्चा दे रहे हो, ट्रैवलिंग अलाउंस, आप उसे सैलरी के साथ महंगाई भत्ता दे रहे हो, डीएनएस अलाउंस, आप उसे वो रेंट पे रह रहा है तो रेंट के लिए दे रहे हो, आप उसको कुछ परक्यूजिट्स दे रहे हो, जैसे अगर वो कहीं शॉपिंग करते तो उसको इतने तक तो पेमेंट करनी ही नहीं है। तो सैलरी के सिवा जो एडिशनल बेनिफिट्स हम देते हैं वो चीज़ अब हमने पढ़नी है। अब पढ़िए इसको, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस टू अदर्स बाय डायरेक्टर्स। सेक्शन 166 कहता है कि कोई भी डायरेक्टर अपना ऑफिस यानी कि अपनी पोस्ट किसी दूसरे को नहीं दे सकता। अगर कोई डायरेक्टर अपनी पोस्ट किसी दूसरे को दे देता है तो ये अवैध माना जाएगा। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस? यानी कि मान लो मैंने अपॉइंट तो गोल्डी को किया और गोल्डी की जगह मान लो नेहा काम कर रही है तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो वॉइड माना जाएगा। अब बात आती है डायरेक्टर होल्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। ये वो टर्म आएगी, हमने अब इसको प्लीज़ बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। कंपनी अगर किसी डायरेक्टर को सैलरी के सिवा कुछ भी देती है तो कंपनी की सहमति के बिना, केंद्र सरकार की सहमति के बिना, कंपनी के प्रस्ताव पास किए बिना किसी भी डायरेक्टर को उसके रेम्युनरेशन में जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके सिवा कुछ भी नहीं दे सकती है। ना ही कोई डायरेक्टर किसी अन्य चीज़ के लिए कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी डायरेक्टर कंपनी में कोई सी प्लेस को नहीं ले सकता, प्रॉफिट नहीं ले सकता जब तक कि रेजोल्यूशन पास ना कर दिया गया हो। उस डायरेक्टर का कोई पार्टनर भी नहीं ले सकता, कोई दूसरी फर्म भी नहीं ले सकती। इसमें आपने सुनना क्या समझना है हमने कि किसी भी डायरेक्टर को मंथली बेसिस पे हम जो भी रेम्युनरेशन दे रहे हैं वहाँ तक तो ओके है, उसके सिवा जो कुछ भी हम एडिशनल अगर देना चाहते हैं डायरेक्टर को तो ऐसी एडिशनल रेम्युनरेशन के लिए जो कि उसके मंथली रेम्युनरेशन से ज़्यादा है वो अलाउड नहीं है। दूसरा केस, अगर किसी डायरेक्टर को हम एडिशनल बेनिफिट्स देना चाहते हैं सैलरी के सिवा तो जब तक कंपनी प्रस्ताव पास नहीं करेगी और केंद्र सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक हम उसे एडिशनल चीज़ नहीं दे सकते। उसी एडिशनल को यहाँ पे बोला गया है ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है बच्चे? यस मैम। आपने यहाँ पे समझना क्या है, ये पॉइंट जब आप पढ़ोगे आई नो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको सिर्फ प्लेस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस का मतलब समझना है।
इसका मतलब कि जब आप सैलरी के सिवा कुछ भी एडिशनल देना चाहते हो तो वो देने के लिए आपको केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी है और प्रस्ताव पास करना है। उसके सिवा कोई भी डायरेक्टर, उसका कोई भी रिश्तेदार या फिर वो डायरेक्टर किसी दूसरी फर्म में है, किसी दूसरी फर्म का डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर का रिलेटिव है, कोई भी कंपनी ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स किसी भी डायरेक्टर को बिना रेजोल्यूशन पास किए नहीं दे सकती। क्लियर? हाँ जी मैम। उसके बाद है कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कंपेंसेशन का मतलब कि कंपनी का जो मैनेजर है उसकी पोस्ट पे या होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट पे अगर कोई भी व्यक्ति है, उसकी वजह से कोई भी नुकसान होता है तो वो पेबल है, वो देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? पहला, अगर कोई डायरेक्टर अपनी मर्जी से अपने ऑफिस को छोड़ रहा है, तो जब कोई पर्सन अपनी मर्जी से छोड़ रहा है तो उसकी वजह से अगर कंपनी को कोई लॉसेज होते हैं तो वही डायरेक्टर पे करेगा। सेकंड, जो आपकी बुक में फर्स्ट पॉइंट है, अगर किसी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, एमेलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, पढ़ लिया होगा आपने ये अब तक, शायद पढ़ लिया ना बच्चे, एमेलगमेशन मर्जर। यस मैम। अगर किसी डायरेक्टर को आप एमेलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू हटा रहे हो और बाद में उसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड कंपनी या एमेलगमेटेड कंपनी में दोबारा से डायरेक्टर बना रहे हो, तो ऐसा करने से आपको जो कुछ भी कंपेंसेशन है यहाँ पे, अगर डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है तो डायरेक्टर पे करेगा, कंपनी रिज़ाइन कर रही है उसको तो कंपनी पे करेगी। थर्ड, अगर कोई डायरेक्टर अपने पोस्ट को छोड़ रहा है तो डायरेक्टर की वजह से कंपनी को जो लॉसेस हुए हैं वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर किसी डायरेक्टर के छोड़ने पर 1 ईयर के अंदर अंदर कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी उसको उसका रेम्यूनरेशन भी नहीं देगी। और अगर किसी डायरेक्टर की वजह से, उसके नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी बंद हो रही है तो भी इसके लिए वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड के केस में फंस जाता है, मिसमैनेजमेंट के केसेस में फंस जाता है, तो इसकी वजह से कंपनी को जितने भी लॉसेस हुए हैं वो भी डायरेक्टर पे करेगा। उसके बाद डायरेक्टर ने जानबूझ के कुछ गलत काम किए हैं जिसकी वजह से उसको ऑफिस से हटा दिया गया। तो कुल मिला के आपको बस ये पढ़ना है कि अगर कोई डायरेक्टर जानबूझ के पोस्ट छोड़ रहा है, उसकी वजह से कंपनी को कोई लॉस हो रहा है, तो वो सारा लॉस देने के लिए वो डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बच्चे? उसके बाद पैराग्राफ बना हुआ है। यस मैम, क्लियर। जो आपका कंपनसेशन का अमाउंट है, यानी कि अगर कंपनी हटा रही है तो कंपनी उसको कंपनसेशन पे करेगी, क्षतिपूर्ति देगी। अगर वो खुद हट रहा है तो किन रीजंस की वजह से हट रहा है तो वो कंपनी को देगा। कंपनी उसे जो भी क्षतिपूर्ति देगी वो उस डायरेक्टर को जितना उसका टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जितना उसको हमने पारिश्रमिक देना था, रेम्यूनरेशन देना था, उससे ज़्यादा की क्षतिपूर्ति हम उसे नहीं देंगे। जैसे कोई व्यक्ति 3 साल तक अगर मेरी कंपनी में काम करता तो मैं उसे क्या पे करती, सेम केस उतना ही अमाउंट उस डायरेक्टर को कंपनी अगर उसे हटाती है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिया जाएगा। दैट्स इट।